अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हांजो वीकेंड सुठो गुज़रियो हूंदो ऐं गुज़ारणु बि खपे, छो त 2 ॾींहं मिलंदा आहिनि असांखे पंहिंजी फैमिली सां आउटिंग करण जे लाइ, ॿाहिरि घुमण फिरण जे लाइ। 5 ॾींहं त इंसानु बिज़ी हूंदो आहे, पंहिंजनि ई शयुनि जे अंदरि मसरूफ़ हूंदो आहे। उन में टाइम न मिलंदो आहे त असां फैमिली खे प्रॉपर टाइम ॾियूं, ॿारनि खे टाइम ॾियूं। ज़ाहिर आहे सुबुह खां राति ताईं कुझु जॉब कंदा आहिनि, कुझु वरी राति खां सुबुह ताईं जॉब कंदा आहिनि। जॉब जा बि इलाही मतिलबु फेज़िस आहिनि न, कोई नाइट ड्यूटी कंदो आहे, कोई डे में कमु कंदो आहे, कोई इवनिंग शिफ्ट कंदो आहे, कोई मॉर्निंग शिफ्ट कंदो आहे। सो उन में फैमिली खे एंटरटेन करणु, फैमिली खे टाइम ॾियणु, ॿारनि खे टाइम ॾियणु इलाही मतिलबु नामुनासिबु हूंदो आहे। सैटरडे संडे कुझु अहिड़ा ॾींहं हूंदा आहिनि जंहिंमें मैंटली रिलैक्स बि हूंदा आहियो, फिज़िकली बि रिलैक्स हूंदा आहियो तव्हां, ऐं पंहिंजी फैमिली खे ॿाहिरि आउटिंग ते बि वठी वेंदा आहियो। अॼुकल्ह कराची जो मौसमु ॾींहं में ॾाढो गरम आहे ऐं राति में बि गरम आहे। ईअं न आहे त राति में सही आहे, पर इंशाअल्लाह कुझु ॾींहंनि जे अंदरि उमेदु आहे, अलाह में ई उमेदु आहे त मौसमु बहितरु थी वेंदो ऐं अक्टूबर त हूअं ई बि गरम हूंदो आहे। सो तमामु घणो ख़्यालु रखो। हिकिड़ी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि हिते जेका मां तव्हां सां शेयर करणु चाहींदसि, असांजो शहर कराची कहिड़ो बि आहे, मूंखे ॾाढो प्यारो आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे बि ॾाढो प्यारो हूंदो, छो त असां हिन में रहूं था ऐं सिंध जो वॾे में वॾो शहर आहे कराची। नंढे हूंदे खां ॾिसंदा आया आहियूं, हर जॻह ते साफ़ सफ़ाई, सुथराई, पाणी सुठो, मौसमु सुठो, पर हाणे हालात ॿिया आहिनि। हाणे हिते पाणी जी बि किल्लत आहे ऐं जेकॾहिं कोई पाणी मिले बि थो त उहो साफ़ु पाणी कोन थो मिले। टैंकर्स जो पाणी तव्हांखे ख़बर आहे, कॾहिं मिठो मिलंदो आहे, कॾहिं खारो मिलंदो आहे, या त वरी जेके लाइन जा पाणी ईंदा आहिनि इन्हनि में इलाही प्रॉब्लम्स थियूं अचनि। त इन जे करे कोशिशि इहा कयो त जेकॾहिं तव्हां वज़ू कयो था, हथ मुंहुं धुओ था, त कोशिशि कयो त पंहिंजी सिहत जेका हूंदी आहे न पहिरियां हूंदी आहे, ॿारनि जी जेका सिहत हूंदी आहे न उहा सभिनि खां पहिरियां हूंदा। इन्हनि 2 शयुनि ते न इंसानु कॉम्प्रोमाइज़ कोन कंदो आहे। लाइन जे पाणी में ॿुधण में अचे थो त ॾाढा जीत आहिनि। ॿार जेकॾहिं उन पाणी सां विंझनि था या वज़ू कनि था या हथ मुंहुं धोइनि था त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन में जेके जीत आहिनि ॿारनि जे पेट में वञनि था ऐं ॿारनि खे प्रॉब्लम बि थिए थो। ऐं पाणी ई उहो वाहिद शइ आहे जंहिंसां हेपेटाइटिस बि थिए थो जेकॾहिं पाणी साफ़ु सुथिरो न आहे। त हिन टाइम कराची जे अंदरि हिकिड़ो त ॿारनि में पेट जी शिकायत तमामु घणी थी अचे, पेट में सूर ऐं जीत। उन खां अलावा हेपेटाइटिस A, B, C जा केसिस बि तमामु घणा अची रहिया आहिनि। इन खां अलावा चिकनगुनिया, कुझु चवनि था त चिकनगुनिया मच्छर जे चकपाइण सां थो थिए, कुझु चवनि था त चिकनगुनिया ईअं ई थी थो वञे, वायरल आहे, जस्ट वायरल आहे, पर कुझु बि आहे। इन में तव्हांखे एहतियात करिणो आहे, इन में एहतियात तमामु घणो करिणो आहे ऐं उन में जिस्म में शदीद सूर थो पए पियो, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखो। मां हमेशह तव्हांखे चवंदी आहियां त भई सैनिटाइज़र्स यूज़ कयो, मच्छरनि जा स्प्रेज़ अची विया आहिनि, मच्छरनि जूं क्रीम्स अची वियूं आहिनि, त बराए महिरबानी इहे शयूं तव्हां पाण सां गॾु रखो। किथे बि पब्लिक प्लेस में वञो था, किथे बि पब्लिक प्लेस में वेहो था, चाहे तव्हांजी आउटडोर मीटिंग्स आहिनि, चाहे आउटडोर एक्टिविटीज़ आहिनि, जस्ट तव्हांखे हिकिड़ो स्प्रे करिणो आहे पंहिंजी ॿाहुनि ते, पंहिंजे पेरनि ते, उन खां पोइ तव्हां रिलैक्स थी वेंदा। क्रीम्स अची वियूं आहिनि, लोशन्स अची विया आहिनि, उहे तव्हां हणी करे वेहो। पंहिंजे ॿारनि खे बि हणो, नंढड़नि ॿारनि खे बि हणो, वॾनि खे बि हणो, छो त ही अहिड़ी हिकिड़ी वायरस आहे जंहिंमें चाहे नंढो हुजे चाहे वॾो हुजे तमामु घणो परेशान थिए थो। ऐं ख़ासि करे इन में जेको जिस्म जो जेको सूरु आहे न उहो इंसान खे सफ़ा टोड़े थो विझे पियो ऐं ॾाढी शदीद तकलीफ़ थी थिए पई। तक़रीबन 10 खां 12 ॾींहं इंसानु उन कैफ़ियत में लोड़े थो। सो इन जे करे मां हमेशह चवंदी आहियां, मां पंहिंजे हर रोज़ जे प्रोग्राम में तव्हांखे ताक़ीद कंदी आहियां त ख़ुदारा पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे घर भातियुनि जो तमामु घणो ख़्यालु कयो। ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जो त असां स्टार्ट करे चुका आहियूं। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां सां गॾु मास्टर कैप्टन आहिनि सैयद इरफानुल हक़ साहब
ऐं जेके वॾा वॾा शिप्स हूंदा आहिनि, जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त समुंड जे अंदरि वॾा वॾा शिप्स हलंदा आहिनि, त ही मास्टर कैप्टन आहिनि जेके पंहिंजे कैप्टन्स खे मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जो ऑर्डर ॾींदा आहिनि त हेॾे हलिणो आहे, हीअं करिणो आहे, तव्हांखे हीअ रूट वठिणो आहे, तव्हांखे हाणे हीअ करिणो आहे, ख़ुदा न ख़ास्ता का एमरजेंसी थी वई त उन में ही वॾा कमु कंदा आहिनि। सो अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अॼु असां समुंड जे हवाले सां, शिप जे हवाले सां हिननि खां इलाही सारी ॼाण वठंदासीं, सो उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी खैरियत से, थैंक यू सर। आपको मैं वेलकम करती हूँ रंगन भरी शाम में, और अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मुझे पता है कि आप बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया। शुक्रिया, वेलकम सर। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड के साथ हैं? जी मुझे 34 इयर्स हो गए हैं मर्चेंट नेवी में। अच्छा जी जी 1990 में हमारा सिलेक्शन हुआ था और हम लोगों ने प्री ज्वाइनिंग कोर्सेज वगैरह किए थे, और 1991 में मैं फर्स्ट टाइम शिप पर गया था। अच्छा। एज ए डेक कैडेट, जिसको आप जूनियर ऑफिसर कहते हैं। फिर मतलब मुख्तलिफ तरक्की की मंजिल तय करते हुए, डिफरेंट एग्जामिनेशंस पास करते हुए 2003 में मैं फ़र्स्ट टाइम कैप्टन जहाज़ पे गया था। अच्छा। फिर 2003 से लेके 2024 तक मैं अभी तक शिपर कैप्टन हूँ। मगर ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी एक शिपिंग एजेंसी, मार्वल शिपिंग एजेंसी ज्वाइन की, और उसमें भी साथ साथ मैं काम करता रहा, और तरक्की करते करते अल्लाह के फजल से मैं उसमें भी डायरेक्टर का काम करता हूँ मार्वल शिपिंग एजेंसी में। और शिप पे भी मैं कंटिन्यू बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ। तो मैंने अभी साइन ऑफ किया है कुछ 2 महीने पहले। अच्छा अच्छा, सही। तो ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या बचपन से ही शौक़ था कि समंदर देखना है, शिप देखना है, शिप पर जाना है, या आपने मतलब आपकी फैमिली का ये था कि आपने नेवी ज्वाइन करना है? नहीं, हमारे फादर ने तो कहा था कि अगर तुम में से किसी ने जहाज़ ज्वाइन किया तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अच्छा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? बस ये इसलिए कि मेरे अब्बा एग्जामिनर थे, मास्टर मेट्स के, कैप्टनों के एग्जाम देते थे। और ये मेरी लक अच्छी थी कि मैंने एग्जाम सारे बाहर से पास किए, और मेरे सारे एग्जामिनर इंडियन थे, ताकि कल कोई उंगली ना उठा सके कि अब्बा की वजह से एग्जाम पास किए। मगर ये कि हुआ ये था कि मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी 1990 में। तो फिर मैंने कोशिश की मुख्तलिफ शोबों में ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मेरे को यहाँ पर एक चांस मिला, एग्जाम हुआ, तो फिर मैंने बोला तो ट्राई करते हैं, तो इधर हो। बेसिकली मेरा एग्जाम था अमेरिका में, ह्यूस्टन में, मैं इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा था। अच्छा। 1991 में। मगर ये कि किस्मत ने मंजूर यही था, तो मैं मर्चेंट नेवी में आ गया। बेसिकली मेरा प्री इंजीनियरिंग का ह्यूस्टन में जाने का प्रोग्राम था 91 में। अच्छा, सही, जबरदस्त। चले, इसका मतलब कि आप लकी निकले फिर। जी, जबरदस्त। अच्छा, एक कैप्टन ऑफ द शिप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, कैप्टन की जिम्मेदारी जो है ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ से कभी भी किसी से कोई गलती होगी ना, तो उसके साथ साथ कैप्टन ज़रूर फंसता है। ये बड़ा है। चीफ कुक ने खाना गलत बनाया, एक्सपायर्ड फूड, कैप्टन फंसेगा। चीफ ऑफिसर ने कार्गो ओवरलोड कर दिया, कप्तान फंसेगा। चीफ यहाँ से कोई गलती हुई, तो इसलिए कि अगर आप ये कह सकें कैप्टन की जिम्मेदारी क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द क्रू, और ये जितनी भी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवरऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाज़ पर कोई भी चीज़ होती है, उसका जवाब कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। कंपनी में कोई मैसेज भी जाता है, कप्तान के थ्रू जाता है। तो ये मतलब है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की। हर चीज़ देखिए, कैप्टन के अपने काम तो होते ही हैं, मगर दूसरों पे नज़र रखना 24 घंटे की उसकी जिम्मेदारी है। अगर रात को भी कोई चीज़ हो जाए, दिन को भी कोई चीज़ हो जाए, इसमें ये टाइम नहीं है उसका कि ये मेरा ड्यूटी आवर्स थे, ये नहीं थे। उसको उस चीज़ को हैंडल करना है और कंपनी को जवाब देना है। सही। तो वो जो आपकी शिप्स होती हैं जिसमें आप लोग पूरा कार्गो लेकर जाते हैं, तो वो कितनी बड़ी शिप्स होती हैं? वो डिफरेंट टाइप की शिप्स होती हैं। कार्गो जहाज़ होते हैं, हमारे पैसेंजर शिप्स भी होते हैं, रोरो वेसल्स भी होते हैं, टैंकर्स अगर आप देखें, ऑयल टैंकर्स, उसमें तो आपके VLCC वेरी लार्ज क्रूड भी होते हैं, और उससे बड़े भी होते हैं। अगर आप 3,20,000 टन से बड़े जहाज़ बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल टैंकर्स भी होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बना था, उसका नाम था जायरे वाइकिंग। आपका वो मतलब ये कि 5,65,000 टन का था। तो ये सब जहाज़ हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्में, कंटेनर वेसल्स होते हैं, लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ वेसल्स होते हैं। तो इस तरह के जहाज़ों की केमिकल टैंकर्स होते हैं, गैस टैंकर्स होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ होते हैं, और सब कैटेगरीज होती हैं। ख़ास तौर पर 3 कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज कोर्स करने पड़ते हैं। ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर। अगर आपके पास उसके स्पेशलाइज कोर्सेज नहीं है, तो आप उन जहाज़ों पर नहीं जा सकते हैं सर। अच्छा, तो खास इसके कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आपको जूनियर रैंक में सेल करना पड़ता है, और आपको अपने लाइसेंस पे इंडोर्समेंट करवानी पड़ती है।
अच्छा, तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है? कोर्सेज तो आपके 2 वीक्स तक के होते हैं, मगर उसके बाद आपको जूनियर की इंडोजमेंट मिलेगी, फिर आप जो है 3 महीना सेल करें, फिर उसके बाद आपको सीनियर रैंक पे जाने की इंडोजमेंट मिलती है जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जैसे ये क्रूजिंग होती है, क्रूज शिप्स भी होते हैं, तो उनमें आपने कभी एज अ कैप्टन काम किया? नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। देखिए क्रूज शिप्स वगैरह ये पहले थे। एक वक्त था जब हमारे पास सफ़ीना अरब था, सफ़ीना आबिद था, सफ़ीना हुज्जाज था। अब लोगों को ये कहानी पता नहीं है कि हुआ क्या था। देखिए इसमें एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें खाली हमारे मुल्क की गलती नहीं थी, इसमें दूसरे मुल्क की भी गलती थी। मैं आपको बताऊंगा। शुरू में उन्होंने बोल दिया जहाज़ बना दो, बाद में ये जहाज़ जो है ये स्क्रैप हुए, ये स्क्रैप हो गए। एक्चुअल में होता यह था कि ये कार्गो कम पैसेंजर वेसल्स थे, इसमें थोड़ा बहुत कार्गो भी लोड करते थे, इसमें हम लोग पैसेंजर्स भी लेके जाते थे, मगर होता यही था कि आउट ऑफ टाइम हो जाता था। अब जो है आजकल जो है हवाई जहाज से लोग गए 10 दिन पहले चले गए, 20 दिन पहले चले गए हज पे, उम्रे पे, ठीक है ना। अब उम्रे का सीज़न जब नहीं होता था, लोग क्या करते थे, ये जहाज़ों को डिफरेंट रूट पर चलाते थे, कार्गो वगैरह लोड करते थे। मगर जब हज की सीज़न में या उम्रे की सीज़न में जाते थे, लोग पहले से चले जाते थे। तो दूसरी हुकूमतों को थोड़ा इशू हुआ था, तो उन्होंने हमारी हुकूमत से रब्ता किया था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो फिर ये कि ये सारे डिस्प्यूट्स चले थे, उसके बाद जो है हमको ये सारे जहाज़ों को स्क्रैप करना पड़ा था। ठीक है, ये बेशक बहुत लंबी कहानी है, ये तो फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि हमारे पास 70 जहाज़ थे, 70 जहाज़ से कम होकर अब हमारे पास सिर्फ 12 जहाज़ रह गए हैं। अगर आप देखें हमारे पास 5 ऑयल टैंकर क्रूड के रह गए इस वक्त, 2 प्रोडक्ट टैंकर रह गए हैं और 5 हमारे पास बल्क कैरियर रह गए हैं। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान के पास 70 जहाज़ थे और हमारी फ्लीट जो थी दुनिया में मतलब नाम था। मतलब ये जहाज़ एंकर पे खड़े होते थे और मतलब पता नहीं चलता था कि भाई कितने दिन हमें रहना पड़ेगा। देखिए किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो है ना, उसकी नेशनल लाइन से पता चलता है। दुनिया की 80% आबादी जो है, दुनिया की 80% जो तिजारत होती है वो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री से होती है। और आपको पता है यही एक ज़राया है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री है, और किसी जगह से हवाई जहाज़ से आप इतना कार्गो नहीं ले जा सकते। तो अब आपको किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार अगर आपको देखना होगा तो अभी भी हमारे पास 50-60 शिपिंग एजेंट्स हैं, मगर वो शिपिंग एजेंट्स हैं जो कि दूसरी मुल्क के जहाज़ों के लिए काम करते हैं। नेशनल लाइन में हमारे पास 12 जहाज़ हैं, कहाँ हमारे पास 70 जहाज़ होते थे। हुआ ये था, इसमें बहुत 3 गलतियां हैं। एक तो कोटा सिस्टम हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आपका कोटा सिस्टम के अलावा करप्शन भी हुई थी। देखिए कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है। उसके अलावा नेशनलाइज प्राइवेटाइज थे। पहले क्या था, एक कंपनी थी, एक जहाज़ था, मोहम्मदी शिपिंग थी, या मतलब ये कि बोलान शिपिंग थी, एक जहाज़ सही है। मगर उसके बाद क्या हुआ, ये सारे नेशनलाइज हो गए और फिर ये कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, डाका फॉल हुआ। तो इन सब चीज़ों से बहुत असर पड़ा और आज देखें इंडिया की शिपिंग और बांग्लादेश की शिपिंग हमसे आगे है और हम लोग पीछे रह गए हैं सब। अब हम लोग जो है एजेंसी के थ्रू जाते हैं, मगर ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से हमारा थोड़ा बैड लक हुआ और हम लोग यहाँ पर लॉस होकर गए सब। क्रूज़ वाली बात भी है, छोटे मोटे क्रूज़ चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी फिशिंग बोट जाती हैं, कराची के अलावा चरना आइलैंड्स भी हैं, मुख्तलिफ जगह जाती हैं, छोटे मोटे क्रूज़ भी हैं, मगर वो बात नहीं है जो एक वक्त में थी कि हमारे बड़े बड़े पैसेंजर वेसल्स चलते थे। सही। अच्छा, इसका मतलब कि मैं अगला सवाल तो आपसे करूँ ही नहीं ना क्योंकि उसमें सवाल में तो यही है कि हमारे मुल्क की शिपिंग इंडस्ट्री तरक्की की तरफ जा रही है या खसारे में है? देखिए तरक्की की तरफ जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्यों नहीं जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त जो इश्यूज है ना, आप जरा सुन लें जरा गौर से। हमने बोला इसको हाईलाइट कीजिए और इसको मीडिया में भी हाईलाइट कीजिए। हमारे साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो वीज़ा का इशू है। देखिए मैं इसको ज़रा डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं ऐसे डाइवर्सिफाइड कर दूंगा। पहले तो मैं वीज़ा पे बात करूंगा। देखिए हमारे बंदों से गलतियां होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 24 शहर ऐसे हैं वो बैंड हैं, उनके बंदों का वीज़ा बैंड है यूएई में और सऊदी अरब में। उसमें इस वक्त सिंध की भी एक जगह है सखर, वहाँ का बैंड है। उसके अलावा बलूचिस्तान का भी एक जगह है, शायद कोयटा बैंड है। और बाकी जो है हमारे दूसरे सूबों के, बड़े सूबे के और दूसरे सूबों के बहुत सी जगह बैंड है। होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके हंगामे करते हैं, गलत चीज़ें पीते हैं। वहाँ पे जाके कोई इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहा है, कोई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, जो भी जाने अपने काम करो। अब वहाँ पे जाके इसके साथ और फिर अरबियों से लड़ रहे हैं। इस वक्त जो रिसर्च आई है, एक तो ये आई है रिसर्च कि सबसे ज़्यादा जो फसाद किया गया इसमें पाकिस्तानी नंबर 1 है, जो बात भी है। तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि सजाएँ दें। देखें एक बात बता दूं मैं, हम 1947 में आज़ाद हुए,
चाइना आज़ाद हुआ 1948 में, चाइनीज़ ने इस किस्म के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया, मार दिया, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने चर्च पी, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ख़त्म कर दिया। हमारे मुल्क को भी चाहिए कि देखें ये जो है एक्शन लेना चाहिए, आस्तीन के सामने इस किस्म के खल लूँगा। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों के रास्ते बंद हो रहे हैं। अब जो है हमारे पाकिस्तान की शिपिंग एजेंट्स रो रहा है, हर आदमी के 20-20 बंदे जहाज़ों पर जाने थे, जिससे ना सिर्फ उन बंदों को लॉस हो रहा है, पाकिस्तानियों को हुकूमत का ज़रा मुबादला नहीं आ पा रहा है, और उन शिपिंग एजेंटों का भी लॉस हो रहा है। अब मैं आपको एक बार बताऊं, वीज़ा जो है कैटेगराइज होता है। सीमेन का वीज़ा होता है सिर्फ 96 घंटे का। अब क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम इनको भी नहीं देंगे। उन लोगों की वजह से जो कि दूसरे काम की वजह से गए थे, सीमेन का भी है। अब $3,500 या $3,500 शो करो। भाई सीमेन का वीज़ा जो है वो मुस्तस्ना होना चाहिए इन सब चीज़ों से। देखिए मैं आपको आज एक बहुत खुल के बात बताना चाह रहा हूँ, मीडिया में और इंटरनेशनली ये बात रिलीज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर आप यही करते रहेंगे ना, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से लड़ती रहेगी ना, तो काम की बात नहीं हो सकेगी। अब एक हुकूमत आती है दूसरी से लड़ती है, दूसरी आती है तो पहले से लड़ती है। इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ इतना नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। वहाँ की आपका प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, शिपिंग मिनिस्टर मिलके बैठते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। वो इसलिए नहीं काम करते हैं कि आई तेरी हुकूमत आई मैं आ गया, जो मेरे भाई एक आदमी आया उसको 4 साल काम करने दो, वो आपके मुल्क के लिए काम करेगा, आगे बढ़ोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हमारे पास 60 शिपिंग एजेंट्स हैं, वही जहाज़ पर भेज रहे हैं। पाकिस्तान के पास 12 जहाज़ हैं, बंदे इतने साले हैं। अब वहाँ पर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमको आगे पैसे देने पड़ रहे हैं। कोई मांग रहा है $2,000, कोई $3,000। अब बेचारा कैडेट की तनख्वाह $200 है, वो बोलते हैं हमें $2,000 दो। हालांकि इतना नहीं होना चाहिए भाई, तुम अपनी ऑफिस की फीस ले लो, $100 $200 तुम्हारी ऑफिस की फीस है, हम दे देंगे। मगर आप इतने लंबे लंबे फीसेस मांगते हो तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। फिर यहीं पे है कि लोग छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत से लोग जहाज़ पे नहीं जा पाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमारी मिनिस्ट्री को चाहिए कि आपस में मिल बैठ के सोचें, जो गलती हो गई हो गई, आप तो कुछ नहीं कर सकते। या हकीकत ॻाल्हि आहे, मतलब इश्यूज़ पंहिंजी जाइ ते आहिनि ऐं इन में कोई भी मतलब शक कोन्हे को त असांखे कुछ न कुछ सोचणु घुरिजे ऐं इन जी पंहिंजे मुल्क जी तरक़ी जे लाइ हर इंसान खे सोचणु घुरिजे। जीअं असां सोचूं था, तव्हां सोचो था, ही पाण कैप्टन आहिनि, ही बि चाहिनि था त असांजी शिपिंग इंडस्ट्री अॻिते वधे, कारोबार शुरू थिए, तिजारत शुरू थिए। ज़ाहिर आहे इहो हिकिड़ो वक़्तु हूंदो हुयो पहिरियां त समुंड जे ज़रिए ई तिजारतूं थींदियूं हुयूं। हाणे उहे शयूं आहिनि पर लिमिटेड असास आहिनि, लिमिटेड शयूं आहिनि, लिमिटेड जहाज़ आहिनि। त ज़ाहिर आहे जॾहिं इहे शयूं वधंदियूं, इन्हनि में बहितरी ईंदी त असांजो मुल्क भी तरक्की कंदो। सर पाकिस्तान में शिपिंग के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान के पास जो चैलेंजेस हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं। एक तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, वीज़ा इश्यूज़ हैं। सही, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहूँगी, ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, कारिनवन जो जल्दी हाजिर था थियो। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेर तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। असां सां गॾु मास्टर कैप्टन सैयद इरफानुल हक साहब हिते मौजूद आहिनि ऐं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन असां उन्हनि खां कलेक्ट करे रहिया आहियूं। सर ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान में शिपिंग के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, हाईएस्ट पे मैं आपको बताता हूँ वीज़ा इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं और तालीम के इश्यूज़ हैं। 1 बाय 1 मैं आपको जवाब देता हूँ। वीज़ा का इशू तो ये है कि हम लोगों को देखें वीज़ा बड़ा देर से इशू होता है। दुबई के वीज़े का और मैंने सऊदी अरब का तो बता दिया। टर्की का वीज़ा है, उसमें भी आपको 27-28 दिन लग जाते हैं टर्की के वीज़े के अंदर। हाँ। इसी तरह से हमारे को सिंगापुर का वीज़ा है। ज़ाहिर सी बात है हमारे क्राइम रेट्स इतने हैं, हमारे बंदों ने इतनी मिस्टेक्स करी हैं, इसी वजह से हम लोगों के साथ ये बड़े इश्यूज़ चलते हैं। हमारे बंदे जब जाते हैं रशियन पोर्ट्स पे तो हम लोगों से डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं। क्या होता है, दूसरे लोगों का तो सिर्फ पासपोर्ट वगैरह ले लिया जाता है, हमारे लोगों के जो है केमिस्ट को चेक किया जाता है, सीमेन कार्ड, सीमेन बुक किनारे लेके जाते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स हुई हैं हमारे बंदों से। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि चाइना के लोगों ने बंदों को
ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इस किस्म के लोगों को। और आज भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे उसको मार देते हैं, सऊदी अरब में भी सब ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारे बंदे ऐसा करें, अगर सज़ा दे दी जाए एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात जो है पोल्यूशन के भी आप देखें, अगर हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के एनेक्सेस हैं, तेल की वजह से भी होता है, गार्बेज की वजह से भी होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन, हमारे यहाँ पोल्यूशन को कंट्रोल सही तरीके से नहीं किया जाता है। बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, उसका एक अलग इंटरव्यू में दे दूंगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल जो हैं वो हमारे यहाँ वो सही नहीं है, ठीक है सब। और तीसरी चीज़ ये है कि स्टडीज़ में भी यही है कि मिसाल के तौर पे जब आप किसी को कोई नया कोर्स आप दे रहे हो तो आप उसको सिखाओ। ये नहीं है कि आपने पुराना कोर्स लिया, नया सर्टिफिकेट दे दिया, पैसे लिए। देखिए STCW हमारी कन्वेंशन थे, 2010 में कन्वेंशन आया था, पुराने कन्वेंशन थे, उसमें था कि 1978, 1995 एंड ऑल द प्रीवियस प्रैक्टिसेस विल रिमेन वैलिड। और उसमें एक ये चीज़ भी लिखी हुई थी कि वंस द सर्टिफिकेट इशूड द कन्वेंशन डज नॉट रिक्वायर टू सेम प्रैक्टिस अगेन, इट विल बी अज्यूम्ड दैट रेगुलर ड्रिल्स विल बी हेल्ड ऑन बोर्ड शिप्स। तो मसला ये है कि जब ये नए कोर्सेज जब हुकूमत ने, दुनिया ने, IMO ने इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो अब आपको चाहिए कि बंदों को आप सर्टिफिकेट दें तो उनको आप कुछ तालीम दें, उनको कुछ अमेंडमेंट्स बताएं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की अमेंडमेंट होती हैं। अब मिसाल के तौर पे 16 से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 है, मार्पोल 73 है, 1674 है। 1674 में अगर मैं आपको बोलूँ भाई 1978 के बाद क्या अमेंडमेंट आई, क्या कोड आया, क्या प्रोटोकॉल आया, तो कोई नहीं बता सकेगा। मसला ये है कि आपने तो क्या किया, सर्टिफिकेट लिए, पैसे लिए और उसको दे दिया। प्रोटोकॉल कहते हैं नई तब्दीलियाँ आने को, नया कन्वेंशन, नया कोड। तो कम से कम जब आप किसी को नया सर्टिफिकेट, कोड्स या कन्वेंशन है तो आप उसको ये बताएं और एक दिन की क्लास अटेंड करें। अब हमारे यहाँ पर ये होता है, एक कोर्स चल रहा है लाइफ बोर्ड का, उसमें तो आप सुबह से लेकर शाम तक बंदों को बिठा के रखते हैं 6 दिन तक, बाकी कोर्सेज जो है बस वो ऐसी खेल तमाशे से दे देते हैं। तो बंदे जब जहाज़ पे जाते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता है। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट से कि जब कोर्सेज़ के नए सर्टिफिकेट इशू करें तो बंदों से सवाल जवाब कर लिया करें, और उनसे ना सिर्फ सवाल जवाब कर लिया करें, कोई कोर्स, कन्वेंशन या कोई भी प्रोटोकॉल अगर आया करे तो उनको बता के छोटी क्लास अटेंड किया करवा दिया करें, ताकि वो बंदा प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश हो जाया करे। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका वगैरह में, या एमसा में, या MCA में, इंग्लैंड वगैरह में वो छोटी मोटी चीज़ें करवाते हैं, या प्रॉपर शॉर्ट कोर्स कराते हैं, या फिर वो आपका रिवैलिडेशन रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं। सही। सर ये भी ज़रूर बताइए कि ब्लू इकोनॉमी क्या है? देखिए, ये IMO ने इंट्रोड्यूस कराया है ब्लू इकोनॉमी, और उन्होंने बोला है कि इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया 2030 में तक अपनी ब्लू इकोनॉमी बढ़ाए। ब्लू इकोनॉमी में ये है कि आप जो है अपने समंदरों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उसमें यह है कि समंदरों में आपकी फ़िशिंग हो गई, आपके मैंग्रोव्स हो गए, आपके समंदरों में फ़िशिंग, मैंग्रोव, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ों को आप बढ़ाएं और समंदरों से एनर्जी पैदा करें। इन सब चीज़ों को आप कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। और आप अपना IMO का एजेंडा है कि 2030 तक आप इसको ज़्यादा अपना पीक पर लेके जाएं सब। सही। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि आप जैसे शिप पे होते हैं, समंदर के बीचों बीच होते हैं, ये मैं एक सवाल आपसे ख़ुद से कर रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो आपने कभी इस तरह फ़िशिंग वगैरह भी की? जी, हमारे अक्सर मैंने खुद नहीं की थी, मुझे तो फ़िशिंग का शौक़ नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, फ़िशिंग्स में भी अगर आप देखें ना 15-16 तरह की फ़िशिंग्स होती हैं। मेरे दोस्त वगैरह करते हैं और अभी भी जाते रहते हैं, मुझे भी बुलाते हैं कि जाके कर लो। मगर ये कभी कभी ऐसा हुआ था कि हमारे पास जो है वो जहाज़ पे खाना कम हो गया था, तो फिर ये हम लोगों ने ताज़ा मछली पकड़ी। हमारे जहाज़ों पर ये सामान होता है और बाज़ लोग तो अपने घर से लेकर आते हैं, ठीक है, ताज़ा मछली। और आपको ही पता है कि देखें, ये जो मछली वगैरह होती है ये आम चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपको जो है मतलब प्रोटीन भी मिल रहा है, और डॉक्टर्स भी जो है वो अक्सर बोलते हैं फिश खाया करो, बीमार कम रहोगे, ठीक है सर, कम रहोगे। और इसमें विटामिन ई का बड़ा फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, हमको जब भी मौका मिलता है हम लोग फिशिंग करते हैं, और आज भी मतलब कोई ऐसे कोई मना नहीं है। मगर कभी कभी जो है बाज़ जगह मना होता है, फुजारा हो गया या खुरफकान, बाज़ लोग बोलते हैं कि हमारे एरिया में आप फिशिंग नहीं कर सकते हो, तो फिर अननेसेसरी हमको नहीं करना पड़ता है, हमको फिर अवॉइड करना पड़ता है, फिर वो लोग पेनल्टी कर देते हैं सब। ये भी बहुत ख्याल रखना। अच्छा, वो बड़ी साइज की मछलियाँ मिलती होंगी? जी, हर तरह होगी, कह वो पकड़ते होंगे, और हर तरह की मछली मिलती होगी। अच्छा, कभी मतलब इस तरह शार्क या इस तरह की वेल चीजें नजर आई? देखिए, मुझे जो है मतलब ये कि डॉल्फिन सबसे ज़्यादा नजर आई। आपको पता ही होगा कि डॉल्फिन जो है वो मतलब ये कि हम लोगों की फ्रेंड्स हैं, और जब जहाज़ को देख के बड़ा खुश होती हैं, और
40-40 मछलियाँ एक साथ जंप मारती हैं और जहाज़ के पास से गुजरती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मिलती हैं समंदरों में वो डॉल्फिन्स मिलती हैं। डॉल्फिन्स मिलती है, व्हेल और शार्क वगैरह का कभी सामना नहीं, हुआ? मगर ये कि अमेरिका वगैरह में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जो उसमें क्लियर लिखा हुआ है चार्ट्स में कि आप इन जगहों से अवॉइड करें। जैसे बर्मुदा ट्रायंगल्स था, हम लोग उससे अवॉइड करते हैं। इसी तरह से शार्क एरियाज, वेल्स एरिया, इन सब से अवॉइड करा जाए, वहाँ पे सब चीज़ें। अच्छा, बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में बताएं कि ये बड़ी मतलब मिसकंसेप्शंस हैं या रियलिटी है ये? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा मिसकंसेप्शन थी, ये सब चीज़ें थी। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी, उस ज़माने में आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब आप एक बात बताएं, आजकल अगर अपने जहाज़ को, मैं आपको आज भी ये करके दिखा देता हूँ, क्यों अपने जहाज़ को ले जाएं 70 डिग्रीज नॉर्थ से ऊपर, 70 डिग्री साउथ के नीचे, तो होगा क्या, आपके बहुत से इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे। जायरो में एरर आएगा, जीपीएस में एरर आएगा, मैग्नेटिक में एरर आएगा। तो जब ये वाला जो एरिया था ना सर, तो उस वक्त हमारे पास बहुत से इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। तो होता क्या था, मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होती थी, मैग्नेटिक एनोमलीज होती थी, लोकल मैग्नेटिक, तो ये सब चीज़ें क्या होती थी, ये मैग्नेटिक कंपस को असर करती थी। ये जो है हमारे पास शुरू में एक चीज़ होती थी जिसको आप मैग्नेटिक कंपस कहते हैं। ये तो बाकी इक्विपमेंट्स तो बाद में आए हैं। तो क्या होता था, ये सब चीज़ें होती थी, तो जाहिर सी बात है आप अपना रुखी कहीं और चले गए, कोई ग्राउंड हो गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर हो गया। ये सब चीज़ें, ये पुरानी बातें तो हो गई। पहले ज़माने में लोग तूफान से क्यों डरते थे, उनके पास न्यूज़ नहीं आती थी, रिपोर्ट्स नहीं आती थी। आजकल तो हमारे पास सेकंड की न्यूज़ आती है, तरह की इक्विपमेंट हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सैटेलाइट सी है कि तूफान अभी इधर है, इधर चले जाओ, उधर इधर चले जाओ। पहले कुछ नहीं होता था तो लोग फंस जाते थे। तो इसी तरह से उस वक्त ये इंसिडेंट्स बहुत होते थे। एनीवे, अभी भी रियलिटी है। लेकिन बर्मुदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री भी है। जी, ठीक है। जहाज कहाँ चले जाते हैं वो? देखिए सब, ये तो है कि ये इंसिडेंट हुए हैं, सच्ची बात है, मगर अब कहाँ गए ये तो खुदा अल्लाह ही जानता है, बेशक अल्लाह जानता है। जी। लेकिन वो मिस्ट्री क्या है जिसको आज भी कोई सॉल्व नहीं कर सका? हाँ, ये तो सही बात है, मगर मैंने आपको उसकी बात बता दी। जो रीज़न क्या थी, उसकी रीज़न ही यही थी कि हमारे पास पुराने जब इक्विपमेंट्स थे, वो इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुँचाते थे। जो हमने पढ़ा है, जो हमने मुख्तलिफ रिसर्च पढ़ी है, जैसे उस वक्त जो है आपके पास जायरो कंपस बाद में आया, एक्डिस बाद में आया, तो वो क्या होता है, आप फर्स्ट करें, आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, आपकी जायरो मैग्नेटिक कंपस की हेडिंग्स चेंज हो गई, आपका रुख चेंज हो गया, आप गरक हो गए, डूब गए, टकरा गए। तो मतलब ये सारी हिस्ट्रीज थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है उस तरफ समंदर के बीचों पानी में अट्रैक्शन होता था, पानी में नीचे भी जाते थे जहाज। जी। मतलब वहाँ पे क्या चीजें नहीं समझ आती। जी। मतलब वो क्योंकि जहाज़ों को ही नुकसान होता है, वो चाहे समुद्री जहाज हो, चाहे वो हमारे हवाई जहाज हो। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग भी जो है ना उन चैनल्स पे ना वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज भी है कि ये चीज़ें, तो हम लोग जब जहाज़ पे भी जाते हैं तो हम उनको अवॉइड करते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, वेल्स एरिया हो गए या मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों से हम अवॉइड करते हैं। सही। सर ये ज़रूर बताइए कि आज की शिपिंग और पुरानी शिपिंग का क्या फ़र्क है? देखिए, पुरानी शिपिंग और आज की शिपिंग में ये हो गया कि आजकल आपके पास जो है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हो गए हैं और आपको अच्छा जो है कंप्यूटर मैन होना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, आपके पास बहुत से इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। सुबह चीफ ऑफिसर होता था, वो अपनी एक साइट लेता था, उसको आप सेक्सटेंट बोलते थे। ठीक है, सेक्सटेंट से पहले भी एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका लोगों को कम पता है। मैं तो बोल रहा हूँ दुनिया में 1% को भी नहीं पता होगा शिपी लोगों को, उसको क्वाड्रेंट कहते थे। चले, क्वाड्रेंट के बाद सेक्शेंट आया, फिर उसके बाद दोपहर को सेकंड वॉसल आया, उसने अपनी साइट ली, रात को सितारों से साइट ली, तो उससे आप अपनी पोजीशंस लेते थे, रडार से पोजीशन लेते थे। आजकल आपके पास जो हवाई जहाज़ पे आपके जैसे जीपीएस, डीजीपीएस, आपके पास एक्डिस की स्क्रीन होती है, कंटिन्यूस जहाज़ की मूवमेंट्स वगैरह आती रहती हैं। तो आपको आजकल ये एडवांटेज हो गया है कि आपके जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसको अगर आप सीख लें तो हर चीज़ अपडेट हो जाती है, हर चीज़ करेक्टेड हो जाती है। यूएसबी आप लगाएं, जल्दी हो जाती है। पहले आदमी को हर चीज़ को करेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 3-4 घंटे देने पड़ते थे, आजकल ये नहीं है। मगर आजकल जो है क्योंकि ये बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, रशिया की जंग हो रही है नॉर्वोसिस के साथ, तो उधर जब हम जाते हैं तो ये आपके जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं, जीपीएस ये काम नहीं करते हैं। अब आप देखें लबनान की जंग हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सुइस कैनाल पास कर रहे हैं, जैमर लगे हुए हैं, तो ये सैटेलाइट्स की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को नेविगेशन में मुश्किल होती है। हम लोग चूंकि 1991 के कैडेट्स हैं तो हमें ये पता था, हम लोगों ने सेक्शन पे भी काम किया था, हम लोगों ने जो है रडार पे भी काम किया था। नए थर्ड ऑफिसर्स को नहीं पता है तो वो घबरा जाते हैं, कप्तान साहब शिप जो है ग्राउंड की तरफ जा रहा है, जल्दी देखें। मैंने बोला कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैमर लगे में, आप अपनी विजुअल लुकआउट करो, आप अपने चार्ट्स पे रडार के हिसाब से देखो, ये बॉय इधर है, ये बॉय इधर है, स्ट्रेट चलते रहो, सब सही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि सैटेलाइट जो है ना जब आउट है तो आपका एक्डिस वैक्डिस सब आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आजकल थोड़ी मिस्टेक ये लोग करते हैं खामोशी से, जो कि हम लोग बहुत सख्ती करते हैं। ड्यूटी ऑफिसर्स व्हाट्सएप ले आते हैं,
क्योंकि व्हाट्सएप की हमने उनको टाइम लिमिट दी हुई है 4 घंटे। मगर कभी कभी क्या होता है, खामोशी से अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टेंशन में आ गए, इससे भी बड़ा मतलब असर पड़ा है। हमें चाहिए कि कंपनी को मजीद बताएं कि भाई जहाँ से भी इंटरनेट जो है वो एक मुनासिब दिया जाए, क्योंकि इससे भी लोगों के मतलब काम पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सबको गूगल की अथॉरिटी दे दो, सबको ये सब अच्छा। जब हम कैडेट थे, मैंने 3 मिनट की सेटेलाइट कॉल करता था $34 की, आप आपको बताएं 3 मिनट की। अब व्हाट्सएप पे तो लोग 4-4 घंटे लगे हुए हैं, मगर यार अपने ड्यूटी आवर्स में मत करो, ड्यूटी आवर्स में खामोशी से लेके मत जाओ, आप अपने ऑफ टाइम में करो। एक दिन में अगर आपको 4 घंटे की फैसिलिटी फ्री में मिल रही है, बहुत है, इनफ है। आप समझिए ना, ये इनफ फैसिलिटी है। हम लोग 3 मिनट महीने में एक दफ़ा करते थे, $34। अब आप बता लें, खत हम लोग वो ज़माने करें जब वो डाक जाती थी, डाक लेटर लिखते थे, लेटर आते थे। तो ये एक चीज़ आ गई है, लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है और इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है, सब दोनों चीज़ें हो गई। सही। चलिए, ये सवाल तो होते ही रहेंगे, आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताइए कि आप कैसे टाइमिंग्स मतलब निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? देखिए, मैं जो हूँ ना, हॉबी, अब आप हॉबी पे आ गई ना, हॉबी इज़ अ गुड पास टाइम। मैं आपको बताया था ना, हॉबी है क्या, पहले तो आपको हॉबी पता होना चाहिए ना, हॉबी क्या है। अब आप भी बोले ना, देखिए हॉबी इज नॉट अ रेगुलर जॉब, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी। जी जी, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी विच हेल्प्स योर पासिंग स्पेयर आवर इन इंटरेस्टिंग वे, ठीक है ना। अब देखिए ना, मैंने अपनी ज़िंदगी की हॉबी ऐसी रखी है जो कि मेरे नॉर्मल गोल्स और अल्टीमेट गोल से मैच करे और मेरी ज़िंदगी के एम्बिशन से मैच करे। तो मैं अपनी हॉबी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मुफक्किरों को पढ़ता हूँ, मैं दानिश्वरों को पढ़ता हूँ, मैं जो हूँ मंतकियों को पढ़ता हूँ। अगर आप मुझसे लेक्चर ले लो 2 घंटे का, तो मैं आपको किसी भी टॉपिक पे बात कर लूंगा, अल्लाह का फजल है। मेरा यूट्यूब का अपना चैनल भी है। अच्छा। हाँ, मेरा अपना है। आप सिर्फ कैप सैयद इरफान उल हक डाल दो और उसमें मैंने 12 तरह के अपने वो डाले हुए हैं, मतलब ये जैसे शिपिंग हो गई, कॉमेडी हो गई, स्पिरिचुअल हो गई, फनी हो गई, इल्म की हो गई, आप समझ गई ना, लीडरशिप की हो गई, मोटिवेशन की, पॉलिटिक्स की, फॉरेन पॉलिसी की। तो ये मेरा है कि मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो कोई चीज़ गेन करना अच्छी लगती है। उसके अंदर चाहे स्पिरिचुअल चीज़ हो या कोई सी भी चीज़ हो, गेन करना, बस कुछ मुझे गेन करना है उसमें। देखिए एक बात बताऊँ, एक आदमी के पास 36 करोड़ रुपए हैं और एक आदमी के पास 36 करोड़ नॉलेज है। तो जो आदमी नॉलेज होगा ना, उसको आप डिस्टिंग्विश करेंगे। पैसा सबके पास है, एलॉन मस्क के पास भी पैसा है और आपके पास शाहरुख के पास भी है, मगर मेरा टारगेट हमेशा ये रहा है कि ऐसा काम करो जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, और डिस्टिंग्विश। उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। देखें भाई, इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को शमा की तरह पिघलाओ। अगर आपको ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी की शाम को ताबिंदा दरख्शां आदम की सरहदों से मिलाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप एक चीज़ सुन लें ज़रा मेहनत का, जब अरस्तु से किसी ने पूछा था कि आप, सुकरात से पूछा था कि आप ये बताएं कि मैं काबिल आदमी कैसे बनूंगा, तो उसने क्या किया, उस आदमी को समंदर में ले गया और उसको इतना मारा और डिमोने लगा और उसको निकाला। तो उसने बोला, ये क्या हरकत किया आपने? उसने बोला, तुझको उस वक्त जो अपनी ज़िंदगी की सांस लेने के लिए जो तड़प थी ना, अगर तुझे अपनी ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो ज़िंदगी की तालीम की दौड़ में तू आगे निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब अगर आपके अंदर इतना पैशन हो, डिटर्मिनेशन हो, इंथुजियाज़म हो, डाइवर्सिफाइड हो, एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के रेगुलर एल्टीट्यूड पे जाएंगे। हॉबी सबकी अपनी है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ, आजकल मैंने देखा बच्चों की आंखों पे जो असरात हो रहे हैं, वो कंटिन्यूस जो है वो एक ही हॉबी को करते हैं कि व्हाट्सएप नहीं। देखें, इससे इन लोगों की आंखों पे असर पड़ रहा है। इनको चाहिए कि थोड़ा बहुत खेले भी। देखें, स्पोर्ट न्यूट्रिशन भी एक चीज़ होती है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन भी एक चीज़ होती है। इससे क्या करेंगे ये लोग, सीखेंगे और गैप्स दे के करें। मैंने भी जब पढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा गैप देता था। इसमें क्या होता है कि वरना आदमी 50 साल के बाद बीमार हो जाता है। शुरू में तो उसको फीलिंग नहीं होगी, शुरू में तो बोलेगा यार मैं तो बड़ा फिट हूँ। एक झटका पड़ता है, ये एक शुगर होती है जो आपके बीपी, किडनी, ये वो सब चीज़ों को डैमेज करती है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि आप जो है अपने गोल्स में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी रखें ताकि आप 60 साल तक फिट रह सकें। सही ॻाल्हि आहे, हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। या त असां बि चवंदा आहियूं त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे गैजेट्स ॾियो था या तव्हां पाण बि यूज़ कयो था, त हुनजो यूज़ेज जो टाइम हुजणु खपे। त हाणे कलाकु जेकॾहिं तव्हां यूज़ कयो आहे या अधु कलाकु या 2 कलाक, जेतिरो बि टाइम तव्हां यूज़ कयो आहे, त इन खां अलावा तव्हांखे घर भातियुनि सां बि विहणो आहे, तव्हांखे पढ़णो बि आहे, तव्हांखे फिज़िकल एक्टिविटीज़ बि रखणियूं आहिनि, तव्हांखे ॿाहिरि बि निकिरणो आहे, तव्हांखे सोशल बि थियणो आहे। असांजा ॿार अॼुकल्ह सोशल न आहिनि। असांजे ॿारनि खे अगरि कंहिंखे चइजे त वञी ॿाहिरि पाड़े मां थी अचो या कंहिंसां मिली अचो या काॾे हेॾे वञो, या इवन पंहिंजे ख़ानदान में बि ॿार मूड ऑफ था कनि, ॿार ॾाढो मूड ऑफ था कनि।
ऐं ॿारनि खे मतिलबु सोशल थियण जो त हींअर को मतिलबु आहे ई कोन त असांखे सोशल बि थियणो आहे। असां पंहिंजे टाइम में ॾाढा सोशल हूंदा हुआसीं, हींअर बि आहियूं, पर असांजा ॿार कोन्हनि के, त इन जे करे पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे असांखे इन गैजेट्स मां कढी करे ॿारनि खे थोरो सोशल ऐं एक्टिव करिणो पवंदो। छाजे लाइ त असांजा ॿार फिटनेस जॾहिं उन्हनि जी सुठी हूंदी त उन्हनि जी हेल्थ बि सुठी हूंदी ऐं हू मेंटली रिलैक्स बि हूंदा। हीअं त हिकु हंधि वेठा आहिनि, चाहे वो सोफ़ो हुजे, चाहे वो बेड हुजे, चाहे वो चेयर हुजे, मां त चवंदी आहियां कुकड़ थी विया आहिनि सफ़ा ॿार, लिटरली छो त हिकिड़ी जाइ ते वेठा हूंदा आहिनि ऐं उते ई सुबुह खां वेठा हूंदा आहिनि ऐं राति जो उतां ई उथंदा आहिनि, न मानी खाइण जो होश हूंदो अथनि न पाणी पीअण जो होश हूंदो अथनि। त इहे जेके शयूं आहिनि न असांजे ॿारनि खे डैमेज करे रहियूं आहिनि। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो मोटिवेट भी करते हैं, तो किस टाइप की मोटिवेशंस आप देते हैं हमारी यूथ को स्पेशली? देखिए मैं तो हर तरह की मोटिवेशन देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक आप लेक्चर मुझे बोलो टाइम पे बोलो, अब मैं टाइम पे क्या बोलूँगा? देखिए दुनिया में हर आदमी के पास एक दिन में 1440 सेकंड होते हैं, 60 मिनट और 60 तो मैं ये बोलूँगा कि हर आदमी अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करे, ठीक है सब, अपने टाइम को डाइवर्सिफाइड करे। देखिए जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तूने वक्त को बर्बाद कर दिया, अब वक्त उसको बर्बाद कर देगा। हैप्पीनेस एंड सक्सेस पे मैं क्या बोलूँगा? देखिए अगर आप सक्सेस और हैप्पीनेस कहें, लोग एक चीज़ समझते हैं, हैप्पीनेस क्या चीज़ होती है? खलील जबरान ने ये कहा था कि अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं मगर वो खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना? अगर फर्ज कर लें आपको ज़िंदगी में सक्सेस भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए तो आप सच्चे दिल से काम करें। उसमें क्या होगा कि आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये मोटिवेशन है। अब मिसाल के तौर पे दुनिया आजकल पीछे क्यों रह जाती है? इसलिए रह जाती है कि दुनिया में 4 चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप मोटिवेशन पे आगे तो बता रहा हूँ, IQ, EQ, SQ, AQ। IQ होता है जो कि आइंस्टाइन था, इंटेलिजेंट कोशेंट। आजकल दुनिया में IQ से ज़्यादा बंदे वो लोग कामयाब हैं जो कि जिनका EQ अच्छा है। EQ बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। फिर चीज़ होती है SQ, सोशल कोशेंट, और आखिर में होता है AQ। AQ होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के रफ से कैसे आगे निकलें। अगर आपका SQ, सोशल कोशेंट स्ट्रॉन्ग है, IQ अच्छा है, यानी किसी ने आपसे बदतमीजी की, आप खामोश रहे, आप स्टिमुलस होकर प्यार से जवाब दे दिया, उसकी बातों को निगलेक्ट कर दिया, तो अच्छी कंपनीज आपको सिलेक्ट करेंगी। आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा है, आप आगे निकल जाओगे, आप उस बंदे को बीट कर दोगे जिसका IQ अच्छा है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो आप मुझसे पूछ रही है ना मोटिवेशन में, तो मोटिवेशन में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। लीडरशिप क्या होती है? अब लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट क्या होती है? साइंस होती है, एवरीबडी कैन डू। लीडरशिप क्या होती है? आर्ट होता है। लीडरशिप वाले के पास इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन देयर स्टाइल ऑफ ईथोस इन देयर लीडरशिप। इसीलिए हमारे मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करें, क्योंकि मैनेजमेंट सब कर लेंगे, वो साइंस है, वो किताब से कर लेंगे। लीडरशिप इज़ अ आर्ट नॉट अ साइंस। और दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने, उनके अंदर लीडरशिप थी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा। जब जेल से निकला तो उसने अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई। उसने बोला, आज मैंने दुनिया में जिसने भी मेरे साथ बुरा किया मैंने सबको माफ़ कर दिया। और एक बात ये बता दूं कि देखें, दुनिया में इंसान को अगर आगे बढ़ना है ना, तो उसके अंदर एक पावर होती है, उसको बोलते हैं कुव्वत तहलील। अगर रात को आप सोते के वक्त अपने दोस्तों को, अपने उन लोगों को जिन्होंने आपका नुकसान किया, उनको माफ़ कर दो, तो आप खुदा के करीब हो जाओगे और आपके अंदर कुव्वत तहलील पैदा होगी और आप बहुत से ऐसे काम कर सकोगे जो आम आदमी नहीं कर सकता है। ज़बरदस्त सर, ये सारी इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने नेवी में रहकर सीखी हैं या आपको एक अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है? देखिए मैं एक काम करता हूँ, अल्लाह ताला की अस्माउल हुस्ना अस्माए नबी बहुत पढ़ता हूँ और मुझे ज़बानी याद है, खुद ब खुद याद हुए। ये कहते हैं ना लोग मौज़ा, ये मेरी ज़िंदगी का एक मौज़ा है कि ये खुद ब खुद मुझे याद हुआ। मैं कम से कम टाइम में पढ़ता हूँ, बस ये मैं पढ़ता रहता हूँ और ये मुझकी बरकत से ना मैं सीखता हूँ। देखिए लेटेस्ट रिसर्च बोलती है इंसान के पास जो है ना 5 सेंसेस नहीं है, 21 सेंसेस हैं। कितनी सेंसेस हैं इस वक्त? 21 सेंसेस हैं। उसमें जो उसकी छठी हिस्स है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काइनेस्थेटिक सेंस, सुनने की। मैं कोशिश करता हूं, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है बोलता हूं। अननेसेसरी, दुनिया में ज़हीन लोग जो होते हैं उनकी एक पहचान बता दूं आपको क्या होती है, वो अनशन नहीं बोलते हैं, वो लोगों को सुनते हैं, कैच करते हैं। आज आपको सुन लें तो मैं मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे सुनता रहता हूँ। उससे ये होता है, बुक से भी सीखो, यूट्यूब से भी सीखो। देखिए ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है।
आपका बच्चा भी कभी कभी बहुत काम की बात कह देगा, आप कम से कम उसको सुन लो। और फिर ये कि अरस्तु जो है उसने भी एक बात बोली थी कि आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग। जिंदगी की दौड़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, कामयाबी ये नहीं कहेंगे कि आपने इंटर कर लिया या बीएससी पीएचडी कर लिया। कामयाबी हर लम्हे, हर वक्त, हर समय आगे बढ़ते रहने का नाम है, और कल से ज्यादा तरक्की को नाम है, इसको कामयाबी कहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अञा असांजी ट्रांसमिशन जारी आहे, वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी हाज़िर था थियूं। वेलकम बैक व्यूवर्स, बेर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। मास्टर कैप्टन सैयद इरफानुल हक साहब असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि। सर ये बताइए कि हमारे मुल्क के अंदर कितने पोर्ट्स हैं टोटल, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल? देखिए हमारे पास जो है ना अभी 3 पोर्ट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, और एक पोर्ट पे अभी काम नहीं हुआ। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास केपीटी थी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, जो आज भी नंबर 1 है, जो कि सबसे ज़्यादा तिजारत जो होती है हमारी इधर से होती है। सेकंड नंबर पे हमारी होती है जो 70s वगैरह की पोर्ट थी, पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारी तीसरी पोर्ट बनी जिसको आप बलूचिस्तान वाली जो है गवादर है, ठीक है सब। एक पोर्ट और भी है जो आपकी, जो कि हमारा 24 डिग्री नॉर्थ और 67 ईस्ट है, उस साइड पे उसका पोजीशन है, उसको बोलते हैं केती बंदर। मगर एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, वहाँ पे छोटी बोट्स और ये सब जा सकते हैं। एक तो वहाँ पे आपकी ड्रेजिंग वगैरह सही नहीं हुई है, वहाँ की पानी की सफाई वगैरह सही नहीं हुई है, और वहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज वगैरह सही नहीं हुए हैं। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो वहाँ के बाकी हैं, जो इस वक्त टोटली मतलब नॉन फंक्शन है। तो हमारी 3 ये हैं जो कि है, और इसमें ज़्यादातर आपका बिजनेस आपका केपीटी से होता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, और सेकंड नंबर पे आपका पोर्ट कासिम से होता है। और दोनों लोगों का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है आपस में, लोगों का, केपीटी वालों का और आपस में केपीटी वालों का। सही। अच्छा ये भी ज़रूर बताइए कि जैसे तूफ़ान आ जाते हैं, सुनामी आ जाता है, तो इनसे कैसे बचाव मुमकिन है? देखिए सुनामीज़ की तो सुनामी वार्निंग्स वगैरह जारी होती हैं, और आजकल तो हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंपनीज़ भी हमें मैसेज भेजती रहती है, और तूफ़ान वगैरह भी है। देखिए तूफ़ान की दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जब हर जगह के नाम है। दुनिया में भी अगर आप देखें 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। सो नदर्न हेमिस्फीयर में तूफ़ान एक्शंस लेने के डिफरेंट तरीके हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग है, ठीक है ना। और फिर ये कि तूफ़ान के अंदर भी एक चीज़ होती है, होता ये है कि आपका बैरोमीटर प्रेशर जो है वहाँ पर गिर जाता है। बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है तूफ़ान कब आता है। फिलीपींस के पास आता है, इल्यूजन आइलैंड्स है उधर आता है, चाइना में आता है, महीने होते हैं। हमारे पास वेदर रूटिंग चार्ट्स होते हैं, उससे पता चलता है। आप फ़र्ज़ कर लें दिसंबर में अगर आप कहीं भी जाएं चाइना की साइड पे, उस साइड पे गेल वार्निंग होगी, आपको वेदर रफ मिलता ही रहेगा। जुलाई में आप आ जाएं पाकिस्तान साइड पे, ये इस साइड पे, तो आपको यहाँ पर वेदर रफ मिलेगा, मानसून मिलेगा। एटलांटिक उठा के आपको दिसंबर में ऊपर मारेगा। उधर जाएं अगर आप साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप के नीचे, वहाँ पे आप कुछ भी करते रहें आपको वेदर रफ मिलता रहेगा। मोज़म्बिक वगैरह, आपका मडगास्कर वगैरह, वहाँ के तूफ़ान के टाइम्स हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग उन तूफ़ानों के लिए पहले से एक्शंस ले लेते हैं। हमारे पास जैसे वार्निंग आ गई, अब हम ये नहीं है कि उसके अंदर घुसेंगे, हम ये देखते हैं कि 4 दिन अब हैं तूफ़ान आने को, अब तूफ़ान हमारी तरफ बढ़ रहा है, हम उधर बढ़ रहे हैं। मतलब अब हमारे को एक चीज़ एक्शन लेनी चाहिए कि 500 माइल्स एक सेफ होता है मार्जिन। ये ना हो कि हम 200 माइल के अंदर घुस गए तो फिर वो तूफ़ान के अंदर हम घुस जाएंगे, फिर हमको बहुत मुश्किल होती है अपने जहाज़ को कंट्रोल करते हुए। ये होता है, फिर हमें शेल्टर तलाश करना पड़ता है, फिर उसकी आइज़ में घुस गए, आप अपने डेंजर सेमी सर्किल में घुस गए, नेविगेबल सेमी सर्किल में कैसे लाना है जहाज़ को और क्या एक्शन लेना है, उससे पहले आप उसके अंदर घुसो ही नहीं। आप अपना बैरोमीटर मेंटेन करते रहो, बैरोमीटर चेक करते रहो, लॉग बुक्स चेक करते रहो, और अपने जो तूफ़ान की वार्निंग्स हैं, सुनामी की वार्निंग्स हैं, उसको चेक करो ताकि आप मुश्किल में ना फंसो। और पहले से आप अपने जहाज़ का रुख मोड़ के अपोजिट रेसिप्रोकल पे चले जाओ जहाज़ की सेफ्टी के लिए,
चाहे कंपनी बोले या ना बोलो, आप कंपनी को बोलो भाई जहाज़ की जिम्मेदारी मेरी है, कप्तान की, अगर ओनर ब्रोकर चार्टर्स कुछ बोल भी रहा है तो फंस जाओगे इस तरह से, जहाज़ डैमेज हो जाएगा, जहाज़ बचेगा नहीं। तो कम से कम कंपनी को चाहिए समझे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जूनियर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज कम होती है, वो तो चले जाते हाँ हैं वो उसके अपनी अंदर, बस हाँ। कंपनी के चक्कर में रहते हैं कि नहीं कार्गो मिल जाए, पैसे बच जाए। लाइफ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, इसलिए सही सबसे बात है। पहले जो होती है सेफ्टी ऑफ लाइफ होती है, फिर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, इंसान की ज़िंदगी, फिर इन्वायरमेंट आता है, फिर पोल्यूशन आता है, पहले ज़िंदगी आती है। सही। ठीक है सर? अच्छा, आपके पूरे इस करियर के अंदर कभी कोई ऐसा मतलब सफ़र आपको याद हो जो उसमें तूफान भी आया हो, आप उससे भी लड़े हों, जी 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 इस तरह का कुछ हुआ? जी जी, मेरे साथ हुआ था ये 2009 की बात है। देखिए तूफान तो मुझे कई मिले, ऐसी बात नहीं है, और कभी कभी सबसे खतरनाक तूफान कि दो तूफान भी साथ साथ मिले हैं और मतलब एक्शंस लिए। वो मुझे इसलिए याद है कि उस वक्त हमारे जहाज़ के इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए थे। हमारे जहाज़ के इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए थे, ख़ास तौर पे उस वक्त सैटरडे संडे भी था, ऑफिस भी बंद थे, कंपनी हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही थी, और हम उस तूफान के काफ़ी करीब चले गए थे। मगर फिर हमने ज़ाहिर सी बात है ये भी पढ़ा हुआ है कि तूफान में आ जाए तो कैसे एक्शंस लेने हैं, तो हमने वो एक्शंस भी ले लिए थे। मतलब ये कि रियल तूफान भी हमने देखा है। उस वक्त तूफान ने, ये वो तूफान था, अगर आप देखें 9 अगस्त 2009 में माराकॉट था और उसने 12 मंजिला ताइवान के होटल को गिरा दिया था। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारा चूंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस ख़राब थी, इनमार्सट सी ख़राब था, तो हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। 250 माइल दूर थे हम लोग, 250 माइल दूर थे, हमारा प्रेशर 995 था, मगर हम पे उसका बड़ा असर था। एनीवे, मैंने जहाज़ को पहले से घुमा लिया था और मैं शेल्टर्स में चला गया था, शेल्टर में जहाज़ सेव रखा, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने हमारा जहाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचाया और कोई मसला नहीं हुआ। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपने मतलब आपके इक्विपमेंट ख़राब हुए और आपने रियल चीज़ देखी। तो अब आप हाँ। मतलब जैसे शिप पे होते हैं तो शिप आप खुद चलाते हैं या आप कमांड्स देते हैं दूसरों जी जी को? जी, कैप्टन का काम ज़्यादातर होता है ऑब्जर्वेशन और नज़र रखना। देखें खुद तो वो नहीं चला सकता है, अगर उसको स्टीयरिंग भी करानी होगी तो हमारे पास एबीज होते हैं, हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं। कभी कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें आपको फील हुआ कि यहाँ मुझे खुद आना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत सी जगह होती हैं, अप्रोचेस वगैरह होती हैं बहुत सी। कभी कभी कुछ कार्गो ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, जैसे टैंक क्लीनिंग्स वगैरह होती है, तो फिर क्या होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक वॉच मैं संभाल लेता हूँ, एक सेकंड ऑफिसर को दे देता हूँ, चीफ ऑफिसर के साथ थर्ड ऑफिसर को डाल देता हूँ कि तुम लोग अपना कार्गो ऑपरेशन करो, मैं ये वाला संभाल लूँगा एबी के साथ। तो मतलब कभी कभी सिचुएशन होती है कि आपको ना सिर्फ अपनी वॉच करनी पड़ती है 6 घंटे की, उसके बाद सेकंड ऑफिसर के साथ आके उसको आपको देखना भी पड़ता है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें ये भी करना पड़ता है। जी सही। अच्छा, ये भी बताइए कि शिप सिक्योरिटी और शिप सेफ्टी में क्या फ़र्क है? देखिए सेफ्टी इज़ फर्स्ट। आप कभी भी मतलब ये नहीं बोलेंगे कि सिक्योरिटी है। आप फर्ज कर लें आप जो है IRTC पार कर रहे हैं यमन, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आपका ट्रांजिट कॉरिडोर्स यमन, तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं भी हो दुनिया में, मतलब सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी पे होगी, सिक्योरिटी जो है वो पार्ट 2 में होगी। देखिए सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा दुनिया में आ गई थी कि लोग थोड़ा सेफ्टी के को उन्होंने हल्का ये बाईपास कर दिया था। आग लग गई जहाज़ पे, कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग हो गई, हमारे पास 50 तरह की चेकलिस्ट होती हैं, ठीक है ना, ये सब आपका सेफ्टी में आ गया। आप सिक्योरिटी क्या हो गई, इंसिडेंट्स हो गई। अब आपसे मेरे से रियल वाक़या सुन लें, आप जब ये रियल वाक़या सुन लेंगी आपको सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी। मेरा जहाज़ जो था अभी रशिया में था, मैं नॉर्वे 6 रशिया में, वहाँ पर हो रही है फायरिंग। अब हम अपने आप को कैसे बचाएं, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ये आपका सेफ्टी का हिस्सा हो रहा है कि फायरिंग हो रही है, ठीक है ना। अब आपके वहाँ रडार्स भी काम नहीं कर रहे हैं, सॉरी आपके GPS भी काम नहीं कर रहे हैं, रडार से पोजीशन लगा रहे हैं, एक बंदा एक्स्ट्रा है। अब सिक्योरिटी कैसे शुरू हुई, आपका जहाज़ उधर से पास हो रहा है, मिस्र से, आपके बम गुजर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जॉर्डन अकाबा की जो सरहद है वो गिज़ा से मिली हुई है। हाँ। इतनी खतरनाक सरहद है, अगर आपका जहाज अकाबा जाए तो आप समझे बड़ी खतरे में नहीं निकल सकते बिल्कुल, क्योंकि गजा उधर साथ है। अब आप जो है मिस्र पास कर रहे हैं, वहाँ भी खतरा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप देखिए हमारे जहाज यमन की साइड पे आया, उधर जो है 2 काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, रॉबर्स भी आते हैं, रॉबरी भी एक अलग चीज़ होती है, उचक्के चोर उचक्के रॉबरी। उससे बड़ी चीज़ होती है पायरेसी और एक होता है टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, वो ये देखते हैं कौन सा जहाज इसराइल से आ रहा है, वो एकदम अटैक करते हैं, उन्होंने उठा के फेंकना है बम, उन्होंने ये नहीं देखना है कहाँ से आया है। वो बम फेंका, तेल लोड हुआ है, आग लग गई, लोग मर गए, जहाज डैमेज हो गया, 3 आदमी मर गए, 4 आदमी। तो आजकल की शिपिंग में ये बड़ा खतरनाक हो गया है, टेररिज्म हो गया है। अब हम टेररिज्म से क्लियर हुए, अभी आप बता रहा हूँ लेटेस्ट जहाज जो मैं भी करके आ रहा हूँ, सही ना, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट बात है, 1-2 महीने पुरानी। अब टेररिज्म क्लियर होते ही हमको लोगों ने घेर लिया यमन के पोस्ट पे
क्या हुआ, 20 बोटें 30 बोटें, ये हमारे पास अल्लाह का फजल है सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हमारे पास एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं BMP-5 बुक, उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना है। हमने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए, सारे गार्ड बुला लिए, एक गन दिखाई तो वो हमारे पास से गुजरे। अगर हमारे पास ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, उन बोटों की स्पीड होती है 15 नॉट 16 नॉट, वो लोग क्या करते हैं जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, करोड़ों डॉलर रैंसम जो है ओनर से मांगते हैं। मेरा मशवरा ये है, जो भी आदमी ये चैनल देख रहा है, अगर आपको यमन कोस्ट करना है, ये जो रिस्क एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, हाई वार जोन है, कंपनी आपको इसका एक्स्ट्रा पैसा देगी। पहले चीज़ तो ये बताऊं कि आप इतनी मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी में डाल लें, अपनी लाइफ को डाल लें, तो ये आपका रिस्क है, जहाँ पे आपका रिस्क सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये सिक्योरिटी रिस्क भी है, सेफ्टी रिस्क भी है, ठीक है सब। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है, जहाँ पे आपका टेररिज्म भी इन्वॉल्व है और आपका पायरेसी भी है। सही सही सही। सर ये बताइए कि समंदर में शिप नेविगेशन के कौन कौन से कानून हैं? देखिए, नेविगेशन सेफ्टी के तो हमारे पास बहुत से कानून हैं। अब आप देखें 38 लॉज थे हमारे, ठीक है ना। उसके बाद उनको मज़ीद प्रोटोकॉल करने के लिए उन्होंने 3 लॉज एडिशन कर दिए। उसके अलावा उसके 4 एनेक्सेस हैं। मतलब हर चीज़ का एक अलग कानून है कि अगर आप किसी ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम में जाएंगे तो ये वाला कानून पेश करना है। अगर जहाज़ में समंदर में विजिबिलिटी में कोई जहाज़ नज़र नहीं आ रहा है तो आपको रूल नंबर 19 फॉलो करना है। मगर देखें फाइनली जो है, जैसे जहाज़ पे मैंने आपको अभी तूफ़ान वाली बात बताई ना, कि तूफ़ान में समंदर में हमारे पास एक चीज़ होती है मास्टर ओवरराइडिंग अथॉरिटी, कि कैप्टन के पास एक ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो ओवरराइड कर सकता है। अगर वो अपने क्रू के लिए अनसेफ समझे तो अपने जहाज़ को मोड़ सकता है, वापस कर सकता है, चाहे कंपनी सैक कर दे, उसका लाइसेंस सेफ रहेगा। उसने अपने जान बचाने के लिए एक्शन लिया, कंपनी कल बोलेगी नहीं हम इस कैप्टन को नहीं लेंगे, ये बदतमीज़ है और इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, आप अपने लाइसेंस सेव किया, आपने जहाज़ पे क्रू को बचा लिया। इसी तरह से हमारे पास जहाज़ पे हमारे को लॉ फॉलो करने हैं। कभी कभी ये होता है कि आपका जहाज़ भी लॉ फॉलो नहीं करना है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, आप एक ऐसा कानून है, आप अपना रूल नंबर 1 और 2 पढ़ें, आप किसी भी तरीके से उसको बचा लें, अपने आप को बचा लें, जहाज़ का एक्सीडेंट नहीं होने दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जो पता होना चाहिए। क्या उसमें ये कि अगर आपको इस कानून से डेविएट भी करना पड़े, आपको इन 38 कानून से, उसको बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, सब क्लियर। ये है, ये भी है। देखिए दूसरी की है, आपने कानून फॉलो किया, दूसरे ने नहीं फॉलो किया, उसने ठोक दिया, मगर उसको बचाने के लिए आपने कुछ ऐसी चीज कर ली तो दोनों बच गए। आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई मैंने ये किया था, वो तो बचा लिया, सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस हो गया। अच्छा, शिप पॉल्यूशन क्या चीज़ है? देखिए दुनिया में बहुत सी तरह के पोल्यूशन होते हैं, हमारे जहाज़ों पे भी बहुत से पोल्यूशन होते हैं। अगर आप ये देखें, समंदरों में सबसे ज़्यादा जो कानून था 1954 में पेश किया गया था, उसका नाम था ऑयल पोल। ऑयल पोल का एक कानून था। उसके बाद इसको 73 में पेश किया गया दोबारा, मारपोल, मरीन पोल्यूशन। अब लास्ट ईयर जो था IMO का वर्ल्ड मैरीटाइम डे जब मनाया गया था तो इसकी 50 ईयर्स की सेलिब्रेशन हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है ना, इसकी 50 ईयर्स की सेलिब्रेशन हुई थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मारपोल के जो बहुत से कानून हैं वो समंदर पे इसके लागू होते हैं। सबसे पहला होता है वो ऑयल, कि समंदर में कहाँ कहाँ आपको ऑयल फेंकना है या नहीं फेंकना है। दूसरा कानून है उसको बोलते हैं NLS, इसका नाम होता है नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन बल्क, जो आपके केमिकल्स वगैरह हैं। तो तीसरा वाला होता है, इसको बोलते हैं NLSD, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन पैकेज फॉर्म। चौथा आपका गार्बेज हो गया। पांचवा कानून हो गया जो कि हम लोग वॉशरूम्स और ये वो सीवेज वगैरह का कानून हो गया, ठीक है। चौथा सीवेज, पांचवा आपका गार्बेज हो गया। फिर एक छठा कानून होता है, उसको आप बोलते हैं एयर पोल्यूशन। फिर आपका जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस है उसमें आपका है बेलास्ट वाटर। समंदरों में जहाज़ की स्टेबिलिटी के लिए हमको जहाज़ पे एक बेलास्ट लेना पड़ता है, समंदर से पानी लेना पड़ता है, पानी डिस्चार्ज करना पड़ता है ताकि जहाज़ को स्टेबल रख सके। अदरवाइज खाली जहाज होगा, उठेगा, हवा का भी इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ किस्म की फोर्स, तो फिर वो रोल पिच करता रहेगा। 6 तरह की फोर्सेज होती है, तो वो आपका हो गया बेलास्ट वाटर ऑर्गेनिज्म। फिर न्यूक्लियर सब्सटेंसेस, इनका भी कानून के चांसेस है 8वां। फिर आपका हो गया आपका मतलब नॉइस फ्रॉम द वेसल्स, एंटी फाउलिंग पेंट्स। 6 कानून तो आपकी मैरिनर्स हैंडबुक और बहुत सी किताबों में आ गए हैं। बाकी आपके आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे, और ना सिर्फ ये कानून आते रहते हैं, इन सब के कोड्स एंड प्रोटोकॉल्स भी आते रहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप तो ट्रैवल करते ही रहते हैं, तो जाहिर है हर जगह का अपना ही कलर होता है समंदर का, तो समंदर का रंग बदलने से क्या पैगाम मिलता है? देखिए समंदर का जो बेसिकली कलर है ना, वो वहाँ से बेसिकली इसका मकसद ये होता है केमिस्ट्री।
वहाँ का केमिस्ट्री चेंज है। मैंने दुनिया की एक पोर्ट की हुई है और बड़े मज़े की पोर्ट थी, उसका नाम है राबिक पेट्रो राबिक, ये सऊदी अरब में थी। और मुझे यकीन करें 4-5 डिफरेंट तरह के पानी एक ही जगह नजर आए थे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बारिश हो रही है, पानी गुजर रहा है, ठीक है ना। आप क्या करें, आप अपने घर के पास हैं, आप वहीं पर कचरा फेंक दें ज़रा बहुत सारा, आप देखेंगे कि उस एरिया का पानी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब वो नहीं रहा ग्रीन, बाकी सब जगह ग्रीन जा रहा है, वो ब्राउन और कत्थई हो गया इस टाइप का। Blackish। इसी तरह से जो हो गया कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस जगह की एल्गीज और मुख्तलिफ किस्म का इकोसिस्टम होता है, वो आपके पानी के कलर को चेंज कर देते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नॉर्मल होती है। रात को अक्सर मुझे ऑफिसर कॉल करते हैं, सर ये पानी में आग आ गई है, पानी में ये आ गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखें दुनिया में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। फास्फोरस एक केमिकल है, सोडियम एक केमिकल है। पानी पे अगर आप सोडियम को फेंकें आग लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फास्फोरस जो है वो पानी में रहता है, हाँ। निकाल दें उसको, आग लग जाएगी। इसी तरह से लोग बोलते हैं भाई क़यामत का हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। देखिए क़यामत में पानी H2O है, आप H2 और O अलग अलग कर दें, क़यामत आ जाएगी, एक रेजोनेंस पैदा होगी, धमाका होगा। आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीजें हैं, साइंटिफिक है, सही बात है, हकीकत तो जो है भी ये। चीज है वो साइंटिफिक है। लोग जो है मतलब इन सब चीजों पे एतराजात करते हैं, हर चीज का साइंस में प्रूव है। जो मैं आपको बेईमान होगा ना वो एतबार नहीं करेगा जी। इस बात पर। मैं तो ये कहती हूँ जो ईमान वाला नहीं होगा वो नहीं एतबार करेगा इस बात पर। अच्छा सर ये बताइए कि हाइड्रोग्राफी सर्वे नाम की कोई चीज़ होती है, इसका क्या मतलब है? जी, हाइड्रोग्राफी का मैंने अभी आपको भी एग्जांपल अभी एक दी थी ना, जैसे हमारी एक पोर्ट है केती बंदर, अभी उसके बहुत से सर्वेज बाकी हैं, सही ना। आपको पता है कि हमारी ये वाली जो है लास्ट पोर्ट थी गवादर, इसमें ड्रेजिंग हुई, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेजर्स आए, ड्रेजिंग की गई, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज हुए। तो जब हमारे पास प्रॉपर हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो जाता है तो हमारा एक्डिस पे चार्ट होता है कैटजॉक, हमारे 6 स्टार्स होते हैं, सबसे कम उस पर 1 स्टार होता है, उसके बाद 2 हुआ, सर्वेड है, अनसर्वेड रेक्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं समंदरों में हम लोग चेक करते हैं। हाइड्रोग्राफिक है, ओशन डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, उसके बॉयज़ हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज वगैरह इसलिए होते हैं ताकि आपके जहाज़ की सेफ्टी जो है उस पे कुछ मतलब ये आफत ना है, ठीक है ना। ये सर्वेज आप इसलिए किए जाते हैं। हो सकता है कोई जहाज़ है, तस्मान स्पिरिट का इंसिडेंट हुआ यहाँ पर पाकिस्तान में, गोल्डन गेट एक जहाज़ था उसका इंसिडेंट हुआ, 1800 टन ऑयल स्पिल हुआ। तो ये सब चीज़ें सर्वेज वगैरह की जाती हैं ताकि जो है ये फिर बताया जाता है और फिर ये ज़्यादा ओनर्स को पता चलती है, फिर ओनर जहाज़ पे ये मैसेज भेजते हैं कि ये जगह है, इन जगहों से आपको बचना है। सही। अच्छा एक कैप्टन के लिए मौसमी हालात और मेट्रोलॉजी कितनी अहमियत है? देखिए मेट्रोलॉजी जो है ये आप इसकी डेफिनेशन ये बोलेंगे कि मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेदर इन क्लाइमेट, ठीक है सब। अब आपको जो है मतलब ये कि आजकल तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, मगर इससे हमको बहुत सी चीज़ों का पता चलता रहता है। हमको जो है वेदर चार्ट्स भी होते हैं मेट्रोलॉजी के। अब फ़र्ज़ कर लें हमको रशिया जाना है, हमने अपनी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन पहले से ले ली। अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, हमने अपने स्टाफ के लिए गर्म कपड़े मंगवा लिए। फ़र्ज़ कर लें हमारे को पता चल गया आगे तूफ़ान आने वाला है, हमने अपने जहाज़ को ऑल्टर कर लिया। मेट्रोलॉजी जो है वो कप्तान के लिए और ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेट्रोलॉजी अगर हमको नहीं पता होगा, ये कोई गाड़ी नहीं है जिसमें ब्रेक लगे हैं कि इधर ले गए या उधर ले गए। ये जहाज़ है जिसमें आपको सिर्फ पानी नज़र आया है, आपके पास कंपास है और आपके पास इक्विपमेंट है। आपको अपने तजुर्बे से चलाना है, आपको मौसमी हालात भी मिलेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आते हैं कि भाई इधर ग्रीन है, इधर रेड है, इधर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, तो हम क्या करते हैं उस जगह से ऑल्टर करते हैं और फिर निकलते हैं। आजकल तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। सो ये सब कुछ मेट्रोलॉजी के डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, उसी की वजह से हम लोग अब दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है। तो मेट्रोलॉजी जो है बेसिकली आपको वेदर, क्लाइमेट, वहाँ के मौसमी हालात, जोग्राफी की कंडीशंस, ये सब बताती है ताकि आपका जहाज सेफ रह सके। टाइटैनिक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। जी। तो इन जैसे भी बड़े बहरी जहाज डूब जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सब टाइटैनिक में जब उसने बनाया था उसने कहा था, बहुत बड़ी बात बोल दी थी, बड़े बोल तो बोलने नहीं चाहिए, ये ऐसा जहाज है जो कभी डूबेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, सब बड़े बड़े हादसा हुए हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं, ठीक है वो हो गया। मगर ये क्या था, उन्होंने एक्शन गलत दिया। वो जो है आपका क्या नाम है, बर्फ़ का तोदा था, उन्होंने नहीं सही एक्शन लिया, टकरा गया। देखिए दुनिया में जितने भी हादसा हुए हैं, मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ, हर जहाज़ का जब भी एक हादसा हुआ उसके बाद दुनिया ने कोई कानून लागू किया। आपको पता है कि जब टाइटैनिक का हादसा हुआ तो दुनिया ने बोला कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो टाइटैनिक की तरह के 1-2 जहाज और भी डूबे थे, उनके भी इंसिडेंट्स हुए थे, ब्रिटानिक्स थे, ये थे। तो उन्होंने एक कानून लागू किया था, उसका नाम था सोलास। सोलास का मतलब होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी।
उसके बाद क्या हुआ था आपका 1967 के अंदर आपका एक जहाज़ था इंग्लैंड में सिसिली आइलैंड के पास से टूट गया था, 2 हिस्सों में टूट गया था, सिंगल हल, उसका नाम था आपका टोरी कैनियन। तो टोरी कैनियन का जब ये हादसा हुआ था तो उन्होंने मैरीन पोल्यूशन का कानून लाया था। उससे पहले ये कानून बड़ा हल्का था, ऑयल पोल था, तो फिर उन्होंने 73 में मैरीन पोल्यूशन का लाया था। अब आपको पता है ISPS जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ था अमेरिका वाला, आपको ही पता होगा, तैयारों वाला जो जहाज़ टकरा गए थे, उससे पहले हमारे पास समंदर में कानून था सवा का। सवा का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। मगर ये कानून के बाद जब उन्होंने ISPS देखा तो इसको मोर सोफिस्टिकेटेड किया और उसका चैप्टर 11/1, 11/2 एक सेफ्टी पे बना, एक सिक्योरिटी बना। तो ये आपका बना हमारा इंटरनेशनल पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी कोड, पोर्ट्स एंड फैसिलिटी कोड। इसी तरह से 1990 में आपका प्रिंस विलियमसन में एक जहाज़ सिंगल हल, पहले क्या होता था जहाज़ है उनके सिंगल हल होते थे, तो टकरा जाते थे तो तेल घुस जाता था, तेल निकल जाता था। तो उस जहाज़ का नाम था एक्सॉन वेल्डीज़। तो उसका डिज़ास्टर जब हुआ तो उसके बाद जो है उन्होंने कानून बनाया OPA 90 डबल हल टैंकर का कानून बनाया। उसके बाद एक जहाज़ था उसमें पानी भर गया और वो कैप्साइज होकर उलट गया, तो उन्होंने एक कानून बनाया ISM का। ISM एक ऐसा कानून था कि जिसमें उन्होंने चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस करी। ये तो आपका कानून था इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। ये उन्होंने इसलिए कानून डाला था कि इंसान से कोई मिस्टेक ना हो और अपनी हर तरह की चेकलिस्ट जो है वो पूरी फॉलो करे। सही। क्योंकि अच्छा, एक और मुझे हाँ। ये बात बताइए कि जैसे आइसबर्ग्स, जैसे बर्फ के तोदे कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं और इनसे हमें कैसे बचना चाहिए? अब आपको देखें ना, आप बहुत ज़्यादा हाई लैटिट्यूड्स वगैरह पे आप जा रहे हैं, तो हाई लैटिट्यूड नेविगेशन के लिए पहले तो आपको वो कोर्सेज करवाए जाएंगे कि आप जा सकते हैं। फिर आपके पास आइस क्लास वेसल्स होने चाहिए। फिर आपको पूरा पोलर कोड पढ़ना चाहिए। 2017 में जैसे बेलास वाटर का कन्वेंशन अप्रूव हुआ था, इसी तरह से पोलर कोड भी आपका अप्रूव हुआ था। देखिए, हाई लैटिट्यूड नेविगेशन नॉर्मल नेविगेशन से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको बर्फ़ के तोदे भी मिलेंगे, रडार पर भी आपको कप्तान को खड़ा रहना चाहिए अपने तजुर्बे से, क्योंकि वहाँ पे आपने उस लैंड से बेरिंग एंड डिस्टेंस लिया, मगर वहाँ पे लैंड पे आपका बर्फ़ भी जमा हुआ है, आपको इसके बात का भी ख्याल रखना है। क्योंकि हाई लैटिट्यूड नेविगेशन पे आपकी जायरो का इफेक्ट होगा, आरपा का इफेक्ट होगा, GPS का इफेक्ट होगा, फिर तोदे वगैरह जो हैं ये सब चीज़ें होंगी वो आपके लैंड पे लगी हुई होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आपको आइस नेविगेशन का भी कभी ख्याल रखना इस तरह भी होता है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ज़ात ही इनको तख्लीक करती है कि कभी कभी आइसबर्ग्स जो होते हैं उनकी चोटी कभी कभी बहुत बड़ी बाहर निकली भी होती है, कोई कोई चोटी उनकी समंदर के नीचे गहराई में भी होती है। जी। तो ये भी बड़ा एक ख़तरनाक काम होता है। जी। हमारे पास इसके लिए इको साउंडर्स भी होते हैं और हम उससे डिटेक्ट करते हैं और हमको उससे पता चल जाता है। और फिर आजकल तो एक चीज़ और ही बता दूं, ओशन एट सीज एट रिस्क। दुनिया में ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उसका भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उसमें भी ये है कि दुनिया में बहुत से इलाके जो ठंडे वाले इलाके हैं, वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। हो क्या रहा है, वो बर्फ़ जब पिघल रही है तो फिर वो ऐसे इलाकों में आ रही है जिससे दूसरे इलाकों की सतह बुलंद हो रही है। तो वो इलाके जो कि नशेबी हैं, वहाँ पर एक वक्त आएगा पानी आने का ख़तरा है। उसमें जैसे कराची हो गया, बॉम्बे हो गया, ये ऐसे इलाके हैं क्योंकि सतह समंदर के नीचे है। तो जब उनकी सतह ऊपर आएगी तो उसको पुल करने के लिए वो तो हो रहा है ना एनवायरनमेंट। वो तो एक हमें तो थ्रेट्स हैं ना इन चीज़ों के, और ये अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन इंसान को अपनी तैयारी करनी चाहिए। जी। ये तो हमें मतलब बहुत पहले से बताया जा चुका है, 2-3 सालों से हमें बताया जा चुका है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, थ्रेट्स हैं, हर चीज़ है, हर मौसम के हवाले से हमें बताया गया है, लेकिन हम अपनी क्या तैयारी करते हैं? इसकी तैयारी हो रही है सब। देखिए, हमारी जो है शिपिंग मिनिस्ट्री है, हमारे जो है मतलब ये कि सीनियर डेलीगेट्स हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस भी हुए थे, उसमें भी है डिफरेंट किस्म के लोगों ने आइडिया शेयर किए थे। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह है, हमारी कराची यूनिवर्सिटीज़ वाले भी हैं, वो भी सब इस पर काम कर रहे हैं। हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि सुनामी स्टॉर्म वार्निंग्स होती हैं, तो इसी तरह से इस पर काम चल रहा है। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर इस पर काम चल रहा है। सही। आपका कभी बहरी कज़ाक से सामना हुआ है? जी। मैं तो आपको बताया कि जो मेरा अभी रूट था ना, ये लेटेस्ट जुलाई वाला, इस पर ही मुझे मिले थे। और इसका मैंने वही BMP 5 वाला मैंने किया। और एक दफ़ा तो मेरे जहाज़ पर आ गए थे रॉबर्ट्स कीनिया के अंदर। मैंने तो ये बता दिया था कि हमारे जहाज़ को उन्होंने घेर लिया था, मगर हमने कंटिन्यूस अपनी बंदूकें और ये दिखाई, ना सिर्फ ये बल्कि हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं, UKMTO
और MSCHOA, ठीक है ना, ये हम क्या करते हैं, इनको हम कांटेक्ट करते हैं और ये बहुत बड़ी आपकी सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं। इन्होंने फ़ौरन हमसे कोऑर्डिनेट किया और इनके पास अपने जहाज़ होते हैं, नेवी के जहाज़ होते हैं, इन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। और बाकी ये कि हमने अपने साइड से जितना कर सकते थे किया। एक मेरे जहाज़ पे बैरी वो भी आ गए थे रॉबर्स, तो कीनिया के बड़े लंबे लंबे काले थे, तो मैं इतना चिल्लाया 94 की बात है कि 1 महीने तक फिर मेरी आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि वो ज़माना था जब लोग अकोमोडेशन बंद करके ड्यूटी ऑफिसर फिल्में देखते थे कैसेट्स लगा के, तो उनको भगाने के लिए पहले मैं भागा। हाँ, तो ये आप सब हुआ। कैसे लड़े फिर मतलब बस कालों से, लम्बों से कैसे लड़े फिर बस आप? मैं डंडा लेके भागा, उधर से वो भागे, एकदम उन्होंने बोला कि ये भी मार देगा, तो वो डर तो मैं भी रहा था, बस उन्होंने पानी में जंप मारी और भाग गया, ये हुआ था। चले जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि हमारे मेहमान सिंधी सफरनामा निगार एंड जहाज रान अल्ताफ शेख की तरह आपने बहरी तजुर्बात पर कुछ लिखा या कोई इरादा है आगे जाकर? जी 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 जी, मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन हैं, उर्दू के मैगजीन्स हैं, कामयाबी एसोसिएट्स, कामयाबी डाइजेस्ट, ठीक है ना, उनके लिए मैं मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। मार्वल शिपिंग के लिए भी तरफ से भी मैं डालता हूँ, मैं चूँकि उनका मेंबर हूँ मास्टर मैरिनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, तो उनकी तरफ से मेरी टाइम स्निपेट्स वगैरह मैं लिखता रहता हूँ, उनको मैं देता रहता हूँ। उनके मैरिनर्स मैगजीन्स वगैरह जब छपते हैं तो मेरी तरफ से भी जाते रहते हैं। बाकी मेरी अपनी बुक्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें मेरा जो ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उसमें मेरे मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं, मेरे जो हैं मतलब शिपिंग के टॉपिक्स हैं और फिक्शन के टॉपिक्स हैं और बहुत से टॉपिक्स हैं। देखिए दुनिया में बहुत से जहान हैं जिसका मतलब लोगों को मतलब इंटरेस्ट होता है कि भाई मरने के बाद क्या होगा, आलम जबरूद, आलम लाहूद, आलम मलकूत, बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम सबको इल्म नहीं होता है। और दुनिया में अगर हर इंसान का मेंटल लेवल एक जैसा हो ना, एक बात बता दूं तो दुनिया का कारोबार नहीं चल सके। एक जहाज़ पे आप 40 कैप्टन डाल दें, जहाज़ कभी नहीं चलेगा। तो जहाज़ पे डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट टाइप के मेंटल लेवल के लोग होते हैं जो कि जहाज़ को चला सके। दुनिया का कानून है। एक बहुत एथिस्ट था, उसने मुझसे बोला था मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, तो फिर उसने बोला कायल करके बताओ, तो मैंने उसको यही बोला तुम खुदा को नहीं मानते हो ना, दो चीज़ें थी, एक ये थी और मेराज वाली बात थी। मैंने उसको समझाया, मैंने बोला तेरे को आज दो जवाब देता हूँ, अगर दुनिया में सब एक जैसे होंगे ना, इस शिप पे भी आ जाओ, 40 कैप्टन होंगे या 40 चीफ कुक होंगे, जहाज़ नहीं चलेगा। 40 डिफरेंट तरह के लोग हैं, ये खुदा ताला ने दुनिया बनाई है, वहाँ पर सब एक जैसे होंगे, वहाँ पे जन्नत होगी, दोज़ख होगी। तो इसी तरह से आखिरत का अलग हिसाब है, दुनिया का अलग हिसाब है। दुनिया में सब तरह के लोग हैं जो कि पूरा एक सिस्टम चला सकें। और दूसरा सवाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग करते हैं उन्हें कि कुंडी खुली और ये, मैंने बोला देख दुनिया की सबसे तेज़ चीज़ है लाइट, इससे तेज़ कोई चीज़ नहीं है। मगर अगर कोई सी चीज़ को मुझे आपके घर जाना है, साइकिल पे स्लो जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे फास्ट जाऊंगा, और अगर मैं किसी बर्क रफ्तार से जाऊंगा तो हो सकता है मैं 2 मिनट में आ जाऊं और कुंडी बजती रहे। तो जब बुर्राक में जो चीज़ गई थी वो खुदा की बनाई हुई मखलूक बुर्राक था। वो बुर्राक जब गया और आया वो इतना फास्ट था कि तुम्हारी कुंडी जो थी वो खुली रह गई और वो बंद नहीं हो सकी। और ये उसका सबूत है, तुम मानो या ना मानो, मैंने दोनों में प्रूफ बता दिए। रोशनी से तेज़ चीज़ थी, वो गई और वापस आ गई, और ये चश्मदीद जी सब कुछ हुआ था। और दूसरा वाक़या मैंने बता दिया कि तुम बोलते हो कि मैं दुनिया में नाइंसाफ़ी हुई है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वो आदमी है जिसके पास 36 करोड़ है, वो नहीं है। जो सबसे ज़्यादा खुश है वो सबसे ज़्यादा मतलब वो आदमी कामयाब है। सही बात है, ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ने हर इंसान को अपने हिसाब से बनाया। जी जी। और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हुजे, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हुजे, जेकर अल्लाह साईं सभिनीनि के बराबर ठाहे छॾिया न तॾहिं बि इंसान परेशान हुजे। जेकर अल्लाह साईं सभिनीनि के घटि करे छॾिया तॾहिं बि इंसान परेशान हुजे। सो ही अल्लाह जो हिकिड़ो निज़ाम आहे। सो हर हाल में अल्लाह जो शुक्र अदा करणु घुरिजे ऐं सब्र करणु घुरिजे। बहुत शुक्रिया, आपसे आज बहुत सारी बातों का हमें पता चला और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही दोबारा भी आपको बुलाएंगे। कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैं अपने जूनियर्स को एक मैसेज दे दूंगा कि जूनियर्स जो हमारे जहाज़ों पर होते हैं या किसी फील्ड में भी होते हैं ना, वो अपना अगले रैंक का काम सीखें। उसमें ये नहीं है कि भाई मेरी 4 घंटे की ड्यूटी है उसके बाद 8 घंटे सो गए। अगर इनको ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलना है, देखें आपको पता है कि एक ज़माना था हमारी कौम अजीम है, हमारी कौम एक तकरीर होती थी ये कौम अजीम है, ये कौम दुनिया की अजीम कौम बनेगी, ये कौम लोहा बनाएगी, ये कौम दुनिया में सबसे आगे निकलेगी। देखें इसके लिए है आपको थोड़ा हार्ड वर्क देना पड़ेगा। दुनिया में एक ही कानून चलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्हाट यू परसीव
यू विल रिसीव इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बात है। व्हाट यू परसीव, जैसा करोगे जो करोगे। तो इसीलिए मैं बोला था, एक तो अपने आप को ये मत बताओ कि आपकी नॉलेज है, आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग, आगे बढ़ते रहो, अगले रैंक्स का आप काम सीखो, अगले रैंक का आप काम सीखो और आगे बढ़ो। और अगर किसी से कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है, उसकी टांग मत खींचो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। सही बात अगर है। आपको किसी को जलील करना है तो आप अपने काबिलियत से आगे बढ़ो और बताओ कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। ये नहीं हो कि आप उसकी बुराइयां करके उसको नीचे दिखा रहे हो। गीबत यहाँ नहीं। पे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, इंडिया में लोग अपने ऑफ टाइम में यूट्यूब्स में लेक्चर देता हूँ, मैं भी देता हूँ। हमारे यहाँ जेलसी इतनी है, मैं आपको बताऊंगा, नाम नहीं शो करूंगा इस चैनल पे, मतलब दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वीडियोस बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। भाई अगर आपने किसी की नॉलेज के लिए आपने वीडियो शेयर कर दी, काबिलियत की या किसी चीज़ की, तो दूसरा आदमी कुछ सीखेगा। इंसान के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होती है वो ये होती है काइनेस्थेटिक सेंस। ये 3 चीज़ों पे होती है, ENT पे डिपेंड करती है। आप अगर किसी का लेक्चर कान लगा के भी सुन लेंगे, 10 चीज़ें आप सीख लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही नसीहत करना चाहूँगा कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, आप अपने आप को पॉलीमैथ बनाएं, आप अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करें कि दुनिया में जिस आदमी ने इंथुजियाज्म और पैशन से काम किया वो आगे बढ़ा। और सीनियर्स को भी ये बोलूँगा कि अगर इंडियंस जो हैं आगे क्यों निकले हैं कि अगर वो बेलास्ट वाटर पे कोई मूवी बना रहा है तो दूसरा आदमी भी बनाएगा, उसको नीचा नहीं दिखाएगा, अपनी मूवी अच्छी बनाएगा। यहाँ पर ये है कि अगर आपने बेलास्ट वाटर पे मूवी बना दी तो उसको आप जलील करके नीचे करके दिखाएंगे, देखो ये क्या कर रहा है। ये सही सब बात चीज़ों की है, मैं नसीहत बिल्कुल करना चाह रहा सही, हूं, ऐसा ना करें सब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ताईं। इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।